हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में और उसमें मैंने पढ़ा था असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में और उसका जो बेसिक पार्ट्स हैं उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें बेसिक स्टेप सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मेल और फीमेल हो गए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, गैमेट्स हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन का पार्ट हो गया, जाइगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, फीटस हो गया। ये सब बेसिक स्टेप है जिसके थ्रू क्या होता है, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग का उत्पन्न होता है। ये बेसिक स्टेप्स हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ दिया है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आप अच्छी तरह से जानते हो कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है। सेक्सुअल मतलब ही हो जाता है लैंगिक। लैंगिक मतलब मेल और फीमेल। आप जब भी देखते होंगे सेक्स लिखा हुआ, सेक्स हमेशा किस चीज को रेफर करता है, लिंग को रेफर करता है। लिंग मतलब क्या, मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जब मेल और फीमेल दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों कॉपुलेशन होता है दोनों का, तब एक न्यू ऑफ स्प्रिंग का उत्पन्न होता है। उसी को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। या आप अच्छी तरह से ये भी कह सकते हो those reproduction in which two parents involved to produce offspring, it refers to the sexual mode of reproduction। आइए सबसे पहला जानेंगे मेल और फीमेल के बारे में। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मेल और फीमेल दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों का कॉपुलेशन होता है, तब एक जाके न्यू ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। उसी को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मेल और फीमेल दोनों कंबाइन नहीं हो तो क्या होगा, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो मतलब जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें मेल भी होनी चाहिए और उसमें फीमेल भी होनी चाहिए। अगर मेल है, फीमेल एब्सेंट है, फीमेल है और मेल एब्सेंट है, तब नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन जब हायर सेक्शन में आप जाओगे तब क्या होता है, ओनली फीमेल मेल के ही प्रेजेंट पे भी क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है। क्या होता है उसमें, एक्चुअली मेल का जो सीमेन होता है वह किसी लैबोरेटरी प्रोसेस से जो फीमेल का ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, एक न्यू संतान का प्रोडक्शन हो जाता है। तो आप हायर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको इतना ही पढ़ना है कि मेल और फीमेल जब दोनों कॉपुलेशन होता है उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग होता है उसी को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। मतलब मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, उस ऑर्गन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला दिया है टेस्टिस, दूसरा दिया है स्पर्म डक्ट और तीसरा दिया है पेनिस। ये सब क्या है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। मेल में जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Those organs which are participate in reproduction in male, it refers to the male reproductive organ। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन है, टेस्टिस है, स्पर्म डक्ट है, पेनिस है। हाँ, आप सीनियर क्लास में जाओगे तो इसका बहुत सारा ऑर्गन है जो आपको पढ़ना है, लेकिन अभी आपको बेसिक यही 3 जानना है। आइए उसके बाद चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ दिया है ओवरी। सबसे पहला यहाँ ओवरी दिया है, यूटेरस दिया है, वर्जिना दिया है, ओविडक्ट दिया है,
उसके बाद सर्विक्स दिया है। तो ये सब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको कहेंगे? those organ which are participate in reproduction in female, it refers to the female reproductive organ। जो organ female के अंदर पार्टिसिपेट करता हो रिप्रोडक्शन में, उसी को क्या कहा जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा कि ओवरी हो गया, यूटेरस हो गया, वेजिना हो गया, ओविडक्ट हो गया, सर्विक्स हो गया। These are the organ which are participate inside the female body in reproduction, it refers to the female reproductive organ। आइए उसके बाद हम गैमेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। गैमेट्स जो बना हुआ है वह दो वर्ड से बना हुआ है। एक मेल सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो प्रेजेंट है मेल और फीमेल में, उसी को क्या कहा जाता है? गैमेट। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज नोन एज गैमेट। जब भी कोई पूछेगा कि गैमेट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द मेल एंड फीमेल, इट रेफर्स टू द गैमेट। जब भी कोई पूछेगा आपसे कि गैमेट किसे कहा जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहाँ प्रेजेंट रहता है? मेल में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कहाँ प्रेजेंट रहता है? फीमेल में। उसी को कंबाइनली क्या कहा जाता है? गैमेट कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, फीमेल गैमेट को क्या कहा? मेल गैमेट को क्या कहा जाता है? स्पर्म। क्या कहा जाता है? स्पर्म। इसको सीमेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमेन भी कहा जाता है। मेल सीमेन भी कहा जाता है। ये क्या है? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को क्या कहा गया है? ओवम। ओवम, ओवम को भी क्या कहा जाता है? फीमेल सीमेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेल गैमेट कौन हो जाता है? स्पर्म हो जाता है। फीमेल गैमेट कौन हो जाता है? ओवम हो जाता है। और यह स्पर्म प्रेजेंट किस में रहता है? मेल में प्रेजेंट रहता है। और इसका प्रोडक्शन कहां से होता है? टेस्टिस से होता है। हमेशा स्पर्म कहां से प्रोडक्शन होता है? स्पर्म का टेस्टिस से होता है। जब भी कोई पूछेगा कि स्पर्म कहां से फॉर्म होता है, तो हमेशा टेस्टिस से होता है। नंबर ऑफ टेस्टिस मेल में कितना है? 2 है। नंबर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इनसाइड द मेल बॉडी इज दैट 2। अब आ जाता है फीमेल गैमेट के बारे में देखते हैं। फीमेल गैमेट जो हो जाता है ओवम, और यह कहां से प्रोड्यूस होता है? ओवरी से। नंबर ऑफ ओवरी कितना है? 2। तो मतलब नंबर ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट refers to the sperm that are produced by testis, number of testis is that 2। और फीमेल गैमेट ओवम से जो ओवरी से रिलीज होता है, और इसका भी कितना अथी है? 2। अब आइए इस दोनों का स्ट्रक्चर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये देखिए, लुक एट दिस फिगर। ये क्या है? ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसको आप मेल गैमेट भी कहते हैं या मेल सीमेन भी कहते हैं। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्ट्रक्चर। ये बड़ा साइज में देख लीजिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्या है? स्ट्रक्चर है। किस चीज का? स्पर्म का स्ट्रक्चर है, जिसको आप मेल गैमेट कहते हो या मेल सीमेन भी कहते हो। तो ये जो आप लॉन्ग लाइक टेल लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये क्या करता है? ये स्पर्म का क्या है? टेल है, जो मूवमेंट में मदद करता है। जो क्या करता है? मूवमेंट में मदद करता है। उसके बाद इसके मिडिल पार्ट को देखिए, ये हो गया मिडिल पार्ट। उसके बाद ये हो गया न्यूक्लियस। इसके बीच में बहुत सारा लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, तो उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये हो जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है? ये जो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको टेल कहा जाता है, जो स्पर्म को मूवमेंट करने में मदद करता है। फिर उसके बाद ये आ जाता है मिडिल पार्ट। उसके बाद आ जाता है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पर्म, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है।
उसके बाद सेंटर पार्ट ऑफ द स्पर्म रेफर्स टू द न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस और इस मेम्ब्रेन के बीच में एक लिपिड प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। हाँ, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का, तो हमेशा क्या पार्टिसिपेट करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही हमेशा पार्टिसिपेट करता है, ना कि सेल मेम्ब्रेन में ये सब नहीं पार्टिसिपेट करता है। हमेशा क्या पार्टिसिपेट करता है? न्यूक्लियस, क्योंकि इस न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट रहता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे एंसेस्टर का कैरेक्टरिस्टिक कंटेंट करता है। इतना ही जानिए आप। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम सेल टू सेल, सेल जो आप देखते होंगे, सेल का स्ट्रक्चर जो जनरली आप क्लास 8 में प्रीवियस अथी में पढ़े होंगे, उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल ओवम इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। फिर सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एंड सेंटर पार्ट ऑफ द ओवम इज रेफर्स टू द न्यूक्लियस। आप अच्छी तरह देखिए कि ये जो हमारा सेंटर पार्ट हो गया, उसको न्यूक्लियस कहेंगे। उसके बाद जो ऊपर वाला आउटर मोस्ट लेयर हो गया, उसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्टिकी लिक्विड प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसका भी क्या होता है? न्यूक्लियस ही फ्यूज करता है, ना कि इसका ये सेल मेम्ब्रेन और इसका साइटोप्लाज्म। हमेशा दोनों का न्यूक्लियस ही कंबाइन होता है और क्या फॉर्म करता है? एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है। अब आइए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दोनों कंबाइन होकर फ्यूज कर जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। सपोज कीजिए ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा ओवम है, ठीक है, दोनों कंबाइन हुआ। जब कॉपुलेशन हुआ मेल और फीमेल का, तो दोनों क्या हुआ? कंबाइन हुआ। कंबाइन होके ये क्या हुआ? कंबाइन हुआ और इसका न्यूक्लियस दोनों मिल गया, दोनों मिल गया। उसके बाद एक न्यू सेल का फॉर्मेशन कर दिया, तो इसी को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट रेफर्स टू द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल से ही पता चलता है जो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पार्ट में हो, जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड में हो, आउटसाइड ऑफ बॉडी, it refers to the external fertilization. Internal fertilization inside of our body. E for external होता है, E for external का मतलब क्या होता है? outside. मतलब those fertilizer which are occur outside the body, it refers to the external fertilization, and those fertilization which are occur inside the body, it refers to the internal fertilization. जैसे कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, जैसे एग्जांपल हम देते हैं। सपोज कीजिए एक फ्रॉग है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जनरली फ्रॉग का बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है, क्योंकि फ्रॉग जो होता है फर्टिलाइज करता है, वह क्या करता है? वाटर में या कहीं भी एनवायरनमेंट में ही वो फर्टिलाइज करता है। तो ये क्या है? फ्रॉग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे ह्यूमन, हम लोग हो गए, वो हम और मेल और फीमेल जब कंबाइन होते हैं, दोनों का ऑपरेशन होता है दोनों के बीच में, तब क्या होता है? हमारे वेजिना के थ्रू स्पर्म ओविडक्ट में जाता है, वहां से ओवरी से ओवम रिलीज होता है, फिर ओविडक्ट में क्या होता है? वो फर्टिलाइजेशन होता है। ये सब कहाँ हो रहा है? हमारे फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, ना कि फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। तो उसको क्या कहा जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमेशा किसका एग्जांपल लिया जाता है? ह्यूमंस का। ह्यूमन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यही फर्टिलाइजेशन सेम प्रोसेस से अगर एक्सटर्नल पार्ट में हो, आउटसाइड पार्ट में हो, उसी को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आइए डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट और दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं? एक न्यू सेल, जिसका क्या नाम है? जाइगोट। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, न्यू सेल। न्यू सेल जो फॉर्म होता है फ्यूजन के बाद, उसी को क्या कहा जाता है? जाइगोट। जब जाइगोट डेवलप हो जाता है तब क्या फॉर्म कर देता है? एम्ब्रियो। क्या फॉर्म करता है? एम्ब्रियो, जिसको अनबॉर्न बेबी भी कहा जाता है। उसके बाद जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो क्या बना देता है? फीटस। क्या बना देता है? फीटस, जिसको क्या कहा जाता है? लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अनबॉर्न बेबी, मतलब लास्ट स्टेज होता है किसी भी अनबॉर्न बेबी का, जिसको क्या कहा जाता है? फीटस। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब फ्यूजन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो न्यू सेल फॉर्म होता है, जिसको क्या कहा जाता है? जाइगोट। जब जाइगोट डेवलप कर जाता है तब क्या फॉर्म कर देता है? एम्ब्रियो, जिसको अनबॉर्न बेबी भी कहा जाता है। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो क्या फॉर्म करता है? फीटस, जिसको क्या कहा जाता है? लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अनबॉर्न बेबी भी कहा जाता है। ये सब बेसिक स्टेप है और यही फीटस आगे चल के क्या होता है? एक बेबी बन जाता है। उसके बाद फिर हमारे एनवायरनमेंट में ये बेबी फीमेल के यूटेरस से रिलीज हो जाता है। आपको बेसिकली 8th क्लास में इतना ही पढ़ना है। आप सीनियर सेक्शन में जाओगे तब इसके आगे डिस्कस करेंगे। अब आइए देखते हैं हम तो अभी तक तो डिस्कस कर लिए कि कैसे फ्यूजन होता है, क्या फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट क्या होता है, ये सब डिस्कस कर लिए। लेकिन अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्वालिफाई करेंगे कि कोई भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए एबल है, रेडी है। कैसे क्वालिफाई करेंगे? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके नेचर और उसके एडवांटेज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आता है। प्यूबर्टी आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो, उसी को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी। दे आर रेडी टू प्रोडक्शन ऑफ बेबी, दे आर रेडी टू टेक अ पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, उसी को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को हमेशा आप ऐसे कह सकते हो कि जो मेल और फीमेल रेडी हो जाए रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसी को क्या कहा जाएगा? प्यूबर्टी। ठीक है, अब हम कैसे प्यूबर्टी को क्वालिफाई करेंगे कि हम या कोई और ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग्स रेडी है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उसका कुछ नेचर के बारे में यहाँ हम डिस्कस करें। सबसे पहला क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन्स, जिसको क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसको कहा जाता है ओस्ट्रोजन।
इसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन। सबसे पहला मेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। मेल सेक्स हार्मोन्स मतलब ठिकाने का यहाँ क्लियर साफ लग रहा है, मेल प्लस सेक्स प्लस हार्मोन्स। जो हार्मोन्स मेल को प्रोवाइड करता हो सेक्स के लिए, मतलब वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करता है? हार्मोन्स एबल बनाता है। ये हार्मोन्स का काम ही होता है किसी भी मेल बॉडी को एबल बनाना टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। उसी को क्या कहा जाता है? मेल सेक्स हार्मोन्स। दोज हार्मोन्स which help to participate in reproduction in male, it refers to the male sex hormones, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो मेल सेक्स हार्मोन्स का काम ही होता है किसी भी मेल बॉडी को स्टिमुलेट करना टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। जैसे अगर हम मेल हैं तो मेरे बॉडी में जो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करेगा? हमारे बॉडी को उत्तेजित करेगा टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। और मेल सेक्स हार्मोन्स का काम ही है टू हेल्प द मेल टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। इसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। जब भी प्यूबर्टी में कोई भी पर्सन होगा, जब वह एबल हो जाएगा टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। जैसे अगर मैं सपोज कीजिए, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं प्यूबर्टी में हूं तो क्या मेरे में क्या होगा? ये टेस्टोस्टेरोन क्या होगा? इसका फॉर्मेशन होगा और मुझे ये अंदर से उत्तेजित करेगा। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन्स मेल बॉडी में प्रेजेंट है, यह कब आता है? प्यूबर्टी में ही आता है। जब कोई भी पर्सन प्यूबर्टी में होगा, जब वह एबल हो जाएगा किसी भी बेबी को फॉर्म करने के लिए, तो उसको उत्तेजित करने वाला कौन रहता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? यह किसी भी मेल बॉडी को उत्तेजित करता है टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। कब? जब कोई भी प्यूबर्टी में हो जाता है, जब कोई भी प्यूबर्टी में होता है। उसके बाद फीमेल सेक्स हार्मोन। ये फीमेल सेक्स हार्मोन किसमें बेसिकली पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। और यह मेल सेक्स हार्मोन्स बेसिकली किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। फीमेल को जो उत्तेजित करता है टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, उसका क्या नाम है? एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। हाँ, लेकिन हायर सेक्शन में जाओगे तो इसका एक और हार्मोन है जो पढ़ना है आपको, लेकिन अभी बेसिकली एस्ट्रोजन के ही बारे में पढ़ो। तो फीमेल को जो उत्तेजित करता है टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, उस हार्मोन का क्या नाम है? एस्ट्रोजन। और मेल को जो पार्टिसिपेट करने के लिए उत्तेजित करता है, उसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। हमेशा ध्यान देना, मेल सेक्स हार्मोन्स, दोज हार्मोन्स व्हिच हेल्प टू मेल बॉडी टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, इट रेफर्स टू द मेल सेक्स हार्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। फीमेल सेक्स हार्मोन्स, दोज हार्मोन्स which helps to female body to participate in reproduction, it refers to the female sex hormone, जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन। जब कोई भी प्यूबर्टी में होगा, ये दोनों हार्मोन्स इस दोनों को क्या करेगा? उत्तेजित करेगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, प्यूबर्टी एज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्यूबर्टी एज बॉयज का, गर्ल्स का। बॉयज का 13 to 14 years, 10 to 12 years।
मतलब बॉयज का पोवर्टी एज रखा गया है 13 to 14 इयर्स। मतलब किसी भी बॉयज में उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या होता है, वह एबल हो जाता है टू टेक अ पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। किसी भी बॉयज में किस एज में उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एबल हो जाता है, किसमें पार्टिसिपेट करने में, रिप्रोडक्शन में। तो कौन सी एज है वह, 13 to 14। मतलब जब कोई भी बॉयज का एज 13 से लेके 14 इयर्स हो, 13 साल से 14 साल तक के बीच में हो या उससे ज्यादा भी हो, ज्यादा तो, लेकिन एक मिनिमम डेट रखा गया है कि इस एज में क्या हो जाता है, वह बॉयज प्यूबर्टी एज में आ जाता है और उसके में क्या आ जाता है, पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बन जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज दोज एज व्हिच आर मेल एंड फीमेल बॉडी एबल टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, इट रेफर्स टू द पुबर्टी एज। पुबर्टी एज बॉयज का कितना रखा गया है, 13 to 14 इयर्स। गर्ल्स का कितना रखा गया है, 10 to 12 इयर्स। 10 to 12 इयर्स। अब आता है ये पुबर्टी एज, दिस इज द आल्सो एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला प्यूबर्टी हम बताए थे, उसके बाद फीमेल मेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में बताए थे, फीमेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में बताए थे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल reproduction and puberty age is also example of advantage of sexual reproduction। अब आइए changes in boys। बॉयज में क्या क्या चेंज आते हैं, ठीक है। सबसे पहला हेयर ग्रो इन armpit and pubic region। मतलब बॉयज में सबसे पहला चेंज आएगा, क्या होगा, आर्मपिट, हेयर ग्रो करेगा आर्मपिट में और प्यूबिक रीजन में। दूसरा चेंजेज आएगा मस्टेच एंड बियर्ड, मतलब मूंछ दाढ़ी भी हो जाएगा। किसी भी बॉयज को कैसे क्वालिफाई करेंगे कि वह पुबर्टी में आ चुका है, तो सबसे पहला उसका क्या होगा, जब पुबर्टी में आएगा तो सेक्स हार्मोन्स रेडी हो जाएगा। उसके बाद उसमें हेयर ग्रो करेगा, कहाँ कहाँ, आर्मपिट में, उसके बाद प्यूबिक रीजन में, उसके बाद उसको मस्टेच एंड बियर्ड, मूंछ दाढ़ी भी होने लगेगा। दीज आर द चेंजेस इन बॉयज। अब आता है चेंजेस इन गर्ल्स। गर्ल्स में क्या क्या चेंज होता है, सबसे पहला चेंजेस डेवलप इन मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस एंड वेजिना। इनलार्जमेंट मतलब बिगर साइज ऑफ यूटेरस एंड वेजिना, वेजिना का इनलार्जमेंट हो जाना। उसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन, मंथली पीरियड भी शुरू हो जाते हैं, किसमें, गर्ल्स में। दीज आर द चेंजेस इनसाइड द गर्ल्स। उसके बाद आ जाता है, अब इसी को क्या कहेंगे, दीज आर द मेन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आइए कि रिप्रोडक्शन अकर कैसे होता है, ठीक है। क्या होता है, जब टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, स्पर्म रिलीज हुआ और ओवरी से, आप अच्छी तरह से जानते हो, ओवरी से ओवम रिलीज होता है, ठीक है। तो जब स्पर्म रिलीज हुआ और ओवम रिलीज हुआ अकॉर्डिंग टू पीरियड, पीरियड के अकॉर्डिंग ये रिलीज होते रहता है, जो आपको हायर सेक्शन में पढ़ना है। और जब पीरियड, जब दोनों एबल हो जाते हैं टू फॉर्म न्यू बेबीज, तब यह दोनों क्या होता है, कॉम्बाइन होता है। क्या होता है, कॉम्बाइन होता है। तो स्पर्म क्या होता है,